Hey everyone, welcome to my channel. This is Amisha and today we are going to start on with our revisions of AI 417. For class 10, we are going to revise each and everything in these few parts. Okay, so yeah, without further ado, let's get started. So, notes which I am preferring and the things which we are going to cover, all the things we are going to discuss in this topic. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, आज हम एआई का जितना हो सकेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस पार्ट में ख़त्म करेंगे. देन नेक्स्ट पार्ट्स पे कुछ वीडियो आएगी एंड अगर हो सके तो सारे पार्ट्स देखोगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी. रिवीजन नहीं तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, एक एक चीज़ पढ़ा दूँगी, ये भी क्लियर हो गया. तब हमारे पास आता है कि नोट्स. अब नोट्स भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ एंड आप नोट्स पढ़ें. तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे बता रही हूँ. देखिए कई लोगों को ऑब्सेशन हो सकती है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ एज एन डिस्क्लेमर. ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि द नोट्स विच आई एम प्रेफरिंग इज़ ऑफ द फेमस यूट्यूबर एज यू नो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रशांत सर के ही नोट्स जो है वो प्रेफर करूँगी एंड उसमें से ही पढ़ाऊँगी. ठीक है, अगर आपको सब कुछ आता है एंड यू हैव टू ओनली रिवाइज द थिंग्स, तो आप सीधे इनके चैनल पे जाओ, उनकी नोट्स निकाल लो. चैनल का नाम उनका दे देती हूँ, ऐसे आप ऐसे लिखोगे. ओके, यू कैन सर्च EXP हब क्लास 9-10. तो आपको यहाँ पे एक AI की वीडियो मिलेगी उनकी, और उसके नीचे ही उन्होंने नोट्स दिए गए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो. पर अगर आपको कंसेप्ट पढ़ना है तो वो कंसेप्ट थोड़ा पढ़ाएंगे, वो साइंस के टीचर हैं. सो कंसेप्ट मैं आपको अपने चैनल पे आज पढ़ाने वाली हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो नोट्स मैंने इनके देखे एंड मुझे बहुत अच्छे लगे नोट्स, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है. आप देखोगे क्वेश्चंस, MCQs, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर हियर. सो I don't think so कि you and me have to waste time and we have to prefer these notes. Okay, yeah, पहले मैंने बता दिया. चलो शुरू करते हैं. Yes, so first of all let's discuss the सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि the things which you have to cover. सबसे पहले आता है कि आपके पास दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A जो है वो अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ये आपके 10 मार्क्स सिक्योर कर रहा है. एंड जितने भी बाकी 40 मार्क्स है, द पार्ट B इज़ कवरिंग दैट मार्क्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 50 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है. 2 का एग्जाम होगा. यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द CBSE ऑल्सो. एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर. ओके, सो या सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट A में जितनी चीज़ें हैं फटाफट से एक बार देख लेंगे, बिकॉज दोज थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. सी है, लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, नाउ इट्स परफेक्ट. या सबसे पहले आता है कम्युनिकेशनल स्किल्स के बारे में. कम्युनिकेशनल स्किल्स क्या होती हैं भाई? बोलने का तरीका. ठीक है, बोलने का तरीका क्या है? कम्युनिकेशनल स्किल्स होती हैं. ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. मैंने कुछ चीज़ें अपने चैनल पे ऑलरेडी खुद के नोट्स बना के मैंने पढ़ा रखी हैं, जो मेजर टॉपिक्स थे, और बाकी सारा सिलेबस तो यहीं से कवर करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होती है? द कन्वर्सेशन इन विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर बिटवीन टू पीपल, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके अंदर अच्छे रिलेशन मेंटेन हो पाएँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर पाएँ. ठीक है, तो टीम वर्क के लिए भी आपकी यूज़ होती है. नॉट सो इम्पॉर्टेंट. आगे देखते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. तो याद रखना, देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं बोलने के लिए. ठीक है, मतलब वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ऑरल कम्युनिकेशन होती है, रिटन हो सकती है. उसके बाद हमारे पास जो आती है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम गैस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. इट मीन्स आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, जैसे कि हेड को नॉड करना, थम्स अप दिखाना, ये सब चीज़ें. उसके बाद हमारे पास आता है विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को देखते हैं. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? सबसे पहले देखेंगे सेंडर. सेंडर होता है पर्सन हु सेंड द मैसेज. जिसने मैसेज भेजा वो होता है सेंडर. अब मैसेज क्या है? जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है उसे बोलते हैं क्या? मैसेज. मैसेज इज द इन्फॉर्मेशन टू बी द सेंड. ठीक है, वो हो गया मैसेज. उसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर. रिसीवर क्या है? पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज. रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज. उसके बाद
आपके पास यहाँ पे दो और चीज़ें आती हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? जो रिस्पॉन्स भेजा, किसने भेजा? आपके रिसीवर ने भेजा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके टीचर ने आपको भेजा कि कल छुट्टी है, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। अब आपको नहीं पता कि भाई क्यों छुट्टी है, मैम ने मेंशन नहीं किया। अब आपने आगे से फीडबैक ये भी भेज सकते हो, ओके मैम, या फिर आप भेज सकते हो कि मैम वाई, है ना। तो इसका आपका जो रिस्पॉन्स होगा उस मैसेज के ऊपर, तो वो आपका क्या हो गया? दैट इज फीडबैक। ओके, उसके बाद आता है चैनल। चैनल होता है वो मीडियम जिससे आपका मतलब आगे आपने फीडबैक जो भेजा है वो मीडियम को क्या बोलेंगे? दैट इज चैनल। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं, दैट इज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, हियर इट इज़ नॉट मेंशन, सो देखिए, सॉरी, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग होता है कि कैसे आपके सेंडर ने मैसेज भेजा, उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग। एंड डिकोडिंग होता है कि हाउ रिसीवर इंटरप्रीट्स द मैसेज, आपने इस मैसेज को कैसे समझा, उसे बोलेंगे डिकोडिंग। और उसके बाद आप अपना फीडबैक भेजोगे। यस, आगे देखते हैं। नाउ मूव ऑन फर्दर, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। देखिए, नेक्स्ट इज बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, बैरियर्स क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो सकते हैं, इमोशनल बैरियर्स हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आपके CBQ मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। देयर इज चांसेस कि यहाँ पे आपके CBQ क्वेश्चन बनेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सेंडर क्या होता है? सेंडर जैसे हमने ये चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, इसके नहीं, CBQ क्वेश्चन में इसके बोल रही हूँ, इसके बोल रही हूँ, बैरियर्स के। ओके, लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं या लैंग्वेज बैरियर्स क्या होते हैं? भाषा के रिलेटेड बैरियर्स होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नो पंजाबी एंड यू नो मराठी, सो अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, या आप कुछ बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो देयर इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर और कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है इमोशनल बैरियर। जैसे कि अगर इसमें अपनी टोन भी आ जाती है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ सिट डाउन, एक तो मैंने आराम से बोला एंड आपको कोई बुरा नहीं लगा, बैठ गए। पर अगर मैंने बहुत गुस्से से बोला सिट डाउन, तो वो आपको क्या लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा आपका पूरा एग्रेसिव हो गया है ज़्यादा, तो आप उस पर रिस्पॉन्स थोड़ा अलग तरह से करोगे, गुस्से वाला मुँह बनाओगे। दैट्स द इमोशनल बैरियर। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर होता है नॉइस होना, लाइक यू आर कॉलिंग टू योर फ्रेंड एंड एट दैट टाइम कि आपके पीछे लाउड स्पीकर्स लगे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन के साथ एंड बाहर आपके स्पीकर्स चल रहे हैं एंड यू आर अनएबल टू स्टडी, तो वो हो गया आपका क्या? आपको किसी की बात भी नहीं समझ आ रही है, तो दैट इज आपका फिजिकल बैरियर। ओके, या इन्वायरमेंटल बैरियर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर जैसे कि फॉरेन में थम्स अप दिखाना इज़ गुड, बट कुछ जगहों में थम्स अप दिखाना इज़ नॉट गुड, इट इज़ कंसिडर टू बी अ बैड लक एंड बैड ओमेन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? कल्चरल बैरियर आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे। 7 C's, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या आता है इसमें भी देख लेते हैं। 7 C's में हमारे पास है क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कोहेरेंट, कॉर्टियस, ये सब चीज़ें आती हैं, 7 आते हैं। अब इसको पहले तो सीक्वेंस में लिखना है कि नहीं लिखना, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप सीक्वेंस में नहीं भी लिखना नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, पर फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो क्लियर होता है कि जो आपका मैसेज है मस्ट बी क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है कंसाइज, मतलब कि मैसेज पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं पहले आप बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो उसके बाद अपना बता रहे हो कि आपको क्या बात करनी है, तो वो पर्सन आगे वाली पहली वाली बात पढ़ के आपका इग्नोर मार देगा। तो दैट इज कि आपका मैसेज क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट होना चाहिए। कंक्रीट, मैसेज मस्ट बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट टू अवॉइड डाउट्स, कि आपके मैसेज में ये नहीं होना चाहिए पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आ रहा, भाई डाउट से डाउट आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है ये, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंट मतलब कि यहाँ पे आपका लॉजिकल मैनर में होना चाहिए, आपके आइडियाज समझ आने चाहिए। उसके बाद आता है कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कॉटेज होना चाहिए, मतलब पोलाइट होना चाहिए। और दूसरा, जिसको आप भेज रहे हो उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए बीच में, और ऐसे अब्यूज वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हो। यस, यू हैव टू रीड इट वंस। Yes. Now let's move on. नेक्स्ट इज सेंटेंस टाइप। दिस टॉपिक इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपकी बुक में दे रखा है तो वी हैव टू जस्ट ब्रश इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल चीज़ें हैं एंड
आपको ज़्यादा पता होंगी, और चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, तो यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं एक बार फटाफट से फ्लो में बोलती जाती हूँ, आप सुनते जाना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है आपके पास डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव होता है जैसे सिंपल फैक्ट बता रहे हो, आई लव रीडिंग। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, डू यू लव रीडिंग लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू लव रीडिंग। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग करना, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। एक्सक्लेमेटरी मतलब कि आप वाओ, दैट्स ग्रेट, तो इस तरह से वाओ, अलास, ये सारे जो होते हैं आपके एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं, इमोशन बता रहे होते हैं, दैट आर एक्सक्लेमेटरी। और यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, दैट इज दिस साइन, ठीक है। ये होता है एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है ना। उसके बाद आता है इम्पैरेटिव। इम्पैरेटिव में प्लीज़ होगा, कैसे मतलब रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगा, तो इस तरह से आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह चीज़ें होती हैं इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम। उसके बाद प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह यूज़ होने वाले प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे, सारे, ठीक है। उसके बाद वर्ब होता है कोई भी एक्शन वर्ड, खाना, पीना, दौड़ना, कोई भी चीज़। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो तेज़ दौड़ता है, इस तरह से वो हंस रही है, तो दिस इज़ द एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स। एडवर्ब क्या होते हैं? जो कि वर्ब को बताते हैं, क्विकली भाग रहा है, जल्दी मतलब तेज़ दौड़ रहा है, तो क्विकली भाग रहा है, क्विकली रनिंग, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या आते हैं। उसके बाद क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे है, ऑन द टेबल है, अंडर द टेबल है, वो वाली चीज़ें। कंजक्शन होते हैं दो सेंटेंसेज या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले, एंड, बट, बिकॉज, ये सब बातें हैं। उसके बाद आपका इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन में आपके इमोशंस होते हैं, वाओ, ओह नो, अलास, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने वर्बल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने सेंटेंस की चीज़ें भी पढ़ ली बहुत सारी। अब हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल के बारे में, ठीक है। नॉन वर्बल की हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया था, दैट इज जेस्चर्स का, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यस, 85% हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है। आपने सुना होगा अपने बड़े उसे कि उसकी तो शक्ल देख के पता चल गया था उसकी अकल का, दैट इज़ कि बॉडी लैंग्वेज जो थी उसकी, उससे पता चल गया था उसकी कि वो कैसा पर्सन होगा, कैसी पर्सन होगी, इस तरह से, ठीक है। आई नो वेयर्ड एग्जाम्पल था, बट या आपको समझाने के लिए जो भी एग्जाम्पल मुझे लगा मैंने दे दिया, ठीक है। सो या नेक्स्ट इज या देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। मैं ये थोड़ा छोटा कर ही देती हूँ कि आपको दिख जाए। कैमरा ना ये सेट नहीं बैठ रहा आज, पता नहीं क्यों। चलिए, यस, अब हमारे पास आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल भी हमारे पास, मैंने आपको पहले थोड़ा बताया था, आप देखते हैं इसमें कि फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाना, बॉडी लैंग्वेज, आई कंटेक्ट होना, या फिर टोन होना। तो ये भी टोन भी आपकी किस में आती है? आपकी नॉन वर्बल में आती है, एज आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है के टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, वेरी इजी। असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं। पब्लिक, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो इसको नहीं प्रिपेयर करते हैं, बट दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। 3P ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज, बॉक्स गलत बना, रुकिए। 3P ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग इज, तो यहाँ पे आपके पास आता है सबसे पहला प्रिपेयर, ठीक है। एंड अगर आप नोट्स के थ्रू चैनल से चले जाओगे उनके, तो आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। प्रिपेयर, पहला है प्रिपेयर, ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे किसी के नोट्स नहीं शेयर करूँगी, ठीक है। तो उनके चैनल जिसके नोट्स हैं, यू कैन सर्च दैट चैनल एंड यू कैन गेट दैट नोट, ठीक है। चलिए, प्रिपेयर मतलब कि आपका रिसर्च टॉपिक। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, मतलब कि आपका रिफेस करना बिफोर स्पीकिंग। एंड अगर इतना नहीं याद हो रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, 70 टॉपिक्स की स्लाइड है पूरी, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको करने नहीं हो रहा, तो यू जस्ट रिमेंबर दोज नेम्स एंड यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, ओके। प्रिपेयर मतलब कि किसी भी चीज़ को, टॉपिक को प्रिपेयर करना, ठीक है। अब देखो, आपको पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, लाइक इन द स्कूल असेंबली यू हैव टू गिव अ स्पीच, ओके। इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिचुएशन, यू हैव टू डू व्हाट, पहले आप एक प्रिपेयर करोगे, पेज पे चीज़ों लिखोगे कि ये आइडियाज़ हैं, ये टॉपिक है मेरा, तो मुझे इस पर लिखना है। पहले आप सर्च करोगे कि क्या टॉपिक पे बोलूँ, तो यहाँ पे आपका आ गया रिसर्च द टॉपिक, क्लियर हो गया। दूसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या करोगे, लिख लिया, बोलने की प्रैक्टिस करोगे, मैं ऐसे बोलूँगी, गुड मॉर्निंग बोलूँगी, ये करूँगी, वो करूँगा, इस तरह से।
परफॉर्म, आप एकदम पहले किसी के सामने परफॉर्म करोगे और बाद में आप क्या करोगे, आई कंटैक्ट करके अपने पब्लिक के सामने अपने हैंड मूवमेंट करके आप क्या करोगे, उससे अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करोगे या अपनी स्पीच को प्रेजेंट करोगे। दैट्स द वे ना। तो यहाँ पे आपको बस यही लिखना है, पहले प्रिपेयर किया, दूसरा आपने प्रैक्टिस की, तीसरा आपने क्या किया, परफॉर्म किया। क्लियर 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 क्लियर, वेरी 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 सिंपल। चलो, आई थिंक द पार्ट ए इज़ द सिंपलेस्ट। मैं तो अपने दोनों प्री बोर्ड में नहीं पढ़ के गई थी, एंड इन द फर्स्ट प्री बोर्ड आई स्कोर 3 मार्क्स कम थे शायद, एंड सेकेंड वाले में 1 मार्क्स कम था। ओके, वो भी क्यों था, क्योंकि मैंने जो मतलब मैंने 5 जैसे आपके 5 होते 6 होते हैं, उसमें से 5 करने रहते हैं, 4 करने रहते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मुझे कम पॉसिबिलिटी लग रही थी वो मैंने ऊपर ही कर दी है, एंड जो एक पॉसिबिलिटी का कम था वो मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, तो उसके कारण मेरा मार्क्स कट हो गया। ठीक है, सो आपको भी वो मिस्टेक नहीं करनी है। जो आपको लग रहा है कि 100% श्योर है वो पहले ही कर दो। ठीक है, उसके बाद जो लग रहा है कि हाँ कम चांसेस है कि ये शायद एक ठीक हो गए नहीं, तो आप वो लास्ट में कर देंगे तो रहने दो। ठीक है, चलिए उसके बाद राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ए पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंने पढ़ रखा था पहले तो थोड़ा बहुत याद होता है, तो वो हो जाता है। एमसीक्यूज मोस्टली उसमें से आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। क्वेश्चन आंसर गिने चुने होते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वही होंगे। ठीक है, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। अब आपके पास राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल में क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक निमोनिक दे दिया गया है, मिनट्स में क्या है, जैसे मंथ्स हो गया, आई मतलब पहला वर्ड्स हमेशा कैपिटल होता है, किसी का नाम हमेशा बड़ा होता है, टाइटल को आप कैसे लिखते हो, स्टार्ट में आपको सेंटेंस में बड़ा वर्ड लिखना होता है, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं पंचुएशन रूल में भी आपको पता है कॉमा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होते हैं, मैंने बता रखे। आगे देखते हैं पैराग्राफ की क्या टिप्स हैं। स्टार्ट करो टॉपिक के साथ, पहले एक डिटेल उसका कंक्लूजन बनाओ कि मैं ये लिखूंगी, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। स्टार्टिंग एंडिंग मस्ट बी कह लो एक्यूरेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्लर आ रही है आज में, है ना, मैं भी कब से देख रही हूँ ब्लर आ रहा है कब से, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे, अब कुछ केबीसी खेलते हैं। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे हम खेलते हैं। हाँ जी, पर आंसर आपको दे रखे हैं तो यहाँ पे हम नहीं खेल सकते। ठीक है, तो बस एक बार रिवाइज करने के लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, तो आपको पता है कि टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ नॉट द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। नॉइस क्या बैरियर है, यस। क्लियर तो नहीं होगा। कल्चरल डिफरेंसेस एक बैरियर है। देखो यहाँ पे बोला क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैरियर, जो बैरियर नहीं है। ठीक है, तो देखो नॉइस एक बैरियर है, ये तो है। ठीक है, मैंने पूछा नहीं है, तो क्लियर वाला तो आपका लग रहा है, बाद में देखेंगे। चलो, कल्चरल डिफरेंसेस बैरियर है, यस है। थम्सअप वाला आपको एग्जांपल बताया था। अरे चल क्यों नहीं ना, उधर चल रहा है, इधर चल ना। चलो, ये वाला आपका होगा। वैसे इमोशनल स्ट्रेस आपका है, तो यहाँ पे आपका क्लियर वाला जो है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपका कोई भी बैरियर नहीं है, दिस इज द राइट ऑप्शन। आगे 7 C's पे आपको क्वेश्चन आ रखा है, देख लो एक बार। सारे वही क्वेश्चन है, तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, आप एक बार देखते जाओ। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है, नॉडिंग योर हेड। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दे दिया कि हेड को हिलाना। ठीक है, ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशनल स्किल। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल्स को इम्प्रूव करने का, दैट इज़ द प्रैक्टिस करो स्पीक करने की। ठीक है, और रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, तो ग्रामेटिकल चीज़ों सीखो, अच्छे से टेंसेज यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, थॉट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने शुरू में देख लिया था। आगे चलते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर, ये सारे लिखना है। वर्बल नॉन वर्बल में आपको बता रखा है। ठीक है, 7 C's पे क्वेश्चन आ सकता है। लिस्ट द एक्सप्लेन एनी 4 बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। 4 बैरियर्स लिखने हैं। लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, परसेप्शन बैरियर क्या होता है, जो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप जो 4 पढ़ रखे हैं वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 P's आपको याद रखते हैं, क्या थी, प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, एंड तीसरा क्या था, परफॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो। अरे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक था, पहला पेपर हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस होती है जो सब्जेक्ट में आपको कह रहा है। जैसे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा, अब तीसरे पर्सन ने जाके बोला, वो पैसिव वॉइस हो जाती है।
ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, बट वो अच्छे से एक्सप्लेन करोगे जैसे यहाँ पे लिखे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो व्हाट इज एजर्टिव सेंटेंसेज। एजर्टिव सेंटेंसेज सिंपल सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई आइडिया रिफ्लेक्ट हो रहा है, फैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, फीलिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज IQ मॉडल। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगेगा, देखिए इसको हम ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी मेरी आंखें आपको ना ऐसे करके दिखेंगी नीचे को, ऐसे जिसमें सोई होती हूँ, क्योंकि मैंने ये नीचे किया। ठीक है कैमरा, चलो मैं ऊपर ही करती हूँ, रुको वेट अ सेकेंड। चलिए 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 देखिए IQ मॉडल फॉर सेइंग नो पॉलिसी। अब IQ मॉडल सेइंग नो पॉलिसी में क्या है, पहला है ए से होता है आस्क क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। दूसरा आता है इंगेज पॉलिटली, ये मतलब पोलाइटली बोलना चाहिए, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करो। इंक्लूड अ रीज़न होना चाहिए आपका किसी भी चीज़ में। ऑफर अल्टरनेटिव्स, आपके पास अल्टरनेटिव्स आपको देने हैं। थैंकफुलनेस का नोट ज़रूर देना है, मतलब फीडबैक आपको लास्ट में ज़रूर दे रखना है। दैट्स ऑल। ओके आगे देखते हैं, यस आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ना मैं निकाल के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उन बच्चों के लिए जो नोट्स पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि उनको भी पता चले कि ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो, बट हाँ ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यस नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो हमने बहुत चीख के मैंने आपको बढ़ा रखा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, 3 टाइप की कम्युनिकेशन है, वो आपको लिख देनी है। यहाँ पे हमें सेंटेंस बोला है, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस बोला है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ये सब आपको बताने हैं। सारी चीज़ें वही हैं। आगे चलते हैं, सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल। इस टॉपिक के लिए मैं आपको 3 वर्ड बताऊँगी। बहुत सारे MCQ आए हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, पहले बता रही हूँ। ठीक है, देखो कौन से वो 3 वर्ड्स हैं, रुकिए कौन से वो 3 वर्ड्स हैं, नोट्स पढ़ने से पहले बता देती हूँ। ठीक है, एक आएगा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है। ठीक है, तो जब हम नोट्स पढ़ेंगे इन पर थोड़ा फोकस ध्यान से देना। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक आपका आता है सेल्फ मोटिवेशन। ये 2 टॉपिक तो भाई अच्छे से पढ़ना। एक आता है सेल्फ रेगुलेशन, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ से भी क्वेश्चन इसके बताती हूँ। 2 मिनट वेट करिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताती हूँ, एंड देन यू फाइंड कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमें करनी पड़ेंगी इसे प्रिपेयर। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक सेकेंड, कहाँ गए क्वेश्चन इसके रिलेटेडली, मुझे मिल नहीं रहे कहाँ के क्वेश्चंस। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके प्रीवियस ईयर में। यस डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं बोल रही हूँ, सुनते जाना। ठीक है, यहाँ पे तो बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। आई नो मैंने पढ़ाया नहीं है, बट हाँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि पढ़ रखा है कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना 1-2 करके लिखते जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है dash is the inner urge to do something, achieve goals without any external pressure for award or appreciation। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस आर सेल्फ अवेयरनेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी याद रखना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन जो आपका राइट है इट इज सेल्फ रेगुलेशन, और ये आपका CBSE 2021 में 2022 में टर्म 1 में पूछा गया था। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चंस को पकड़ते हैं 1-2। यस नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अचीव द गोल एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर एंड अवार्ड के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिना उसके बोले, तो दैट इज अगेन सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स यू कंप्लीट योर वर्क विदाउट अदर्स चेयरिंग यू। तो ये तो सेल्फ मोटिवेशन होगा, पढ़ाऊंगी भी क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़ों पर ध्यान दे देना। ठीक है, उसके बाद है खुशी सेंस, यहाँ पे CBQ है, खुशी सेंस ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
यहाँ पे होना तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, बट यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन दे रखा है. लेट मी चेक द आंसर अगेन. सेकेंड आंसर है ना ये, दिस इज फ्रॉम द पार्ट ए. लेट मी सी द आंसर, बिकॉज मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, बिकॉज उसे कोई गाइड नहीं कर रहा और इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है, तो आप इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है. और ये सेल्फ रेगुलेशन भी ठीक है एक हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वाला मेंशन नहीं है. अगर इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन होता तो दैट्स द राइट आंसर, नहीं तो सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल्सो राइट आंसर. ओके, आगे देखते हैं. बस इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी और भी हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल्स. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, टॉपिक भी तो बहुत लंबे हैं. ठीक है, चलिए. होप कि फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी. यस, थोड़ा सा यस. देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल्स. मुझे तो दिख ही नहीं रहा इतना छोटा छोटा. यस, self management skills are essential abilities that empower individual to regulate their thought, desire, emotion and behavior. These skills play a crucial role in optimizing productivity and performance across various career domains. In the context of employability, mastering self managemental skill is the integral in steering one's career trajectory and navigating challenging situations effectively. दिस आर्टिकल डेवल्स, तो यहाँ पे इतना ही आपको इम्पॉर्टेंट है. देखो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ. ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन कोई ढूंढ के आपको देती हूँ, रुको. यस, सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल रेफर्स टू एन एबिलिटी to make choices to control feelings, emotions, reactions and manage activities using the time managemental and organizational skills. अब इसमें क्या है कि सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल्स क्या होती हैं कि आपकी एबिलिटी, आप क्या कर पाएँ कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाएँ एंड टाइम को भी मैनेज कर पाएँ. दैट स्किल्स, दैट एबिलिटीज़ आर नोन एज सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल्स. क्लियर? अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी को बोलते हैं क्या? सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल्स. सिंपल. चलिए, अब आगे देखते हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यू मस्ट सक्सीड इन योर लाइफ कि अगर आप इनको फॉलो करोगे. पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? अगेन आई एम गिविंग यू अ डेफिनेशन फ्रॉम हेयर. Wait a second. Yes, self-awareness is very important in all spheres of life as it is first step towards designing life around the goal you were always wanted to do. तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है कि आप जब भी कोई काम शुरू कर रहे हो, आपको पहले ही उसके बारे में थोड़ा जागरूक रहना है कि बिकॉज ये चीज़ें हैं, डाउनफॉल के लिए ये चीज़ हो सकती है. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्फेयर, है ना. हर एक पार्ट में आपका कोई भी कॉर्नर नहीं है, हर चीज़ में आपके सर्कल में चलेगा. तो दैट्स द वे कि आपको हर एक में गोल सेट करने हैं और आगे बढ़ना है. सेल्फ अवेयरनेस इज द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बायस एंड फोर्स विद द नॉलेज ऑफ हाउ वन कैन यूटिलाइज दिस. जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सारी चीज़ों को आपका रिलेटेड आपका सेल्फ अवेयरनेस आता है. जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ वीकनेस दिख जाए, सेल्फ अवेयरनेस आंसर होता है मोस्ट प्रॉबेबली. ठीक है, अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहीं से पढ़ते हैं. एम्बैरेस अकाउंटेबिलिटी फॉर योर टास्क एज अ क्रूशियल स्टेप इन द सेल्फ डेवलपमेंट. ये सेल्फ डेवलपमेंट बहुत एक क्रूशियल स्टेप है. whether assigning a task by a teacher or employer, taking complete ownership is the paramount. If challenges arise, the communicate proactively, report delays and take corrective action probably. तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी आपको कोई एम्प्लॉय हो. अगर समझ लो कि आप एक एम्प्लॉय हो या फिर एक स्टूडेंट हो, तो आपके टीचर ने, आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट होती है कि कंप्लीट द वर्क बाय क्रिएटिंग अ डेडलाइन ऑन द टाइम. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आती है अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? अडेप्टेबिलिटी रुको, इसका भी मैं आपको बताती हूँ.
Adaptability, here it is not mentioned. यहीं से पढ़ लेते हैं. Stay abreast of the industry best practice and continuously update your knowledge base. Be proactive in preparing for changes and procrastination. मतलब कि आपको हर एक चीज़ में अडाप्ट करना है. It means, let's take an example for this. अगर आपको बोला जाए कि you have only a single night to prepare for your exam and you are preparing for IIT or AI फ्रॉम प्रीवियस फ्यू डेज, लगभग लगा लो 3 दिन से आप यही चीज़ें पढ़ रहे हो, एंड सडनली द मैसेज केम टू फ्रॉम योर क्लास ग्रुप कि दिस एग्ज़ाम वॉज डिलीटेड एंड देर वॉज मैथमेटिक्स एग्जाम, देर वॉज मैथ्स एग्जाम टुमारो, एंड व्हाट्स योर रिएक्शन इज. तो आप सभी एग्रेसिव हो जाओगे, आप पढ़ोगे ही नहीं. तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. रेदर देन कि यू हैव वन नाइट 12 to 8 अराउंड ले लो कि आपके पास आवर्स हैं, you can just go through all the formulas and then you can crack the exam also. तो ये आपकी अडेप्टेबिलिटी होती है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी. ठीक है, और बिजनेस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, कुछ भी कभी भी आ सकता है मैसेज, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके, यस. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस. वी ऑल नो व्हाट इज स्ट्रेस. Do you have stress when your exams are approaching and as you are having exam on 18th, you must have a stress. Yes, स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन होना किसी चीज़ के रिलेटेड, मेंटली फिजिकली आप क्या हो जाते हो, प्रोसीव हो जाते हो, डिमांड थ्रेटन हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस होना. अब स्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं, पता नहीं यहाँ पे मेंशन है कि नहीं, बट मैं बताती हूँ. देखिए, स्ट्रेस आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस, अदर वन इज़ नेगेटिव. पॉजिटिव भी होता है स्ट्रेस, हाँ जी होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस. ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है कि आपको जो स्ट्रेस है इट इज़ गुड फॉर यू, मतलब कम लेवल का स्ट्रेस है, कह लो कि गुड स्ट्रेस है या लो लेवल स्ट्रेस है. और नेगेटिव स्ट्रेस हाई लेवल होता है एंड ये बैड स्ट्रेस होता है एज इट इज़ नेगेटिव. अब आपका पॉजिटिव स्ट्रेस कब होगा, जब आपका एग्ज़ाम है और आपको इतना स्ट्रेस है कि आप पढ़ रहे हो. नेगेटिव स्ट्रेस क्या होगा कि आपका यू लॉस समवन एंड वो स्ट्रेस आपका नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, यस. एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, बीइंग नियर एग्जाम्स वाइल फीलिंग इनएडुकेटली प्रिपेयर. तो आप कम पढ़ रखा है और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब स्ट्रेस तो है पर उसको मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है ABC टेक्निक. आप इसकी जगह में आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ज़रूरी नहीं है ABC वाला ऑप्शन लिख के आओगे, यू कैन राइट एनीथिंग. लाइक फ्यू एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू गिव यू हियर. लाइक you can write over here. You can do yoga or you can do meditation. Okay, physical exercise. You can take a break. You can go for a vacations or you can go for a holiday, visit someone, talk with your parents, and these are the things which can manage your stress at that time and you can manage it. Okay, yes, stress is not the solution of everything or anything. ठीक है, चलिए पहला आपका ABC जो टेक्निक है, इसमें से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs. देख लेते हैं. A फॉर एडवर्सिटी. एडवर्सिटी होती है स्ट्रेसफुल इवेंट, क्या है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है. B मतलब बिलीफ, कि इंडिकेटिंग योर रिस्पॉन्स टू द इवेंट, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो उस इवेंट को, आप स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हो, दैट्स द बिलीफ. ठीक है. C इज कॉन्सिक्वेंसेज. कॉन्सिक्वेंसेज मतलब अकम्प्लिश द एक्शंस, कैसे आप अपना टास्क को पूरा करोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हमें पता है कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीम वर्क is very important, as in your school you are going to work on some projects with your friends, and that's the teamwork. Is it good? Yes, it is good, it's very good, but is it good all the time? So my answer is no, because when you grow and if you're choosing the
that business skills, and you have to prepare your employee under someone. So you have to prepare some projects, you have to prepare some things, some files, etc. And at that time you need no one's help. You are individually working at that time, so there is a need that you have to be prepared for it. Okay, so यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि कैसे आपको करना होता है. लेट्स सी. एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, अ कैपेबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इज अचीव बाय द कंपोज्ड एंड देखते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट्स को देखते हैं. डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ यहाँ पे क्या लिखे, सेल्फ करेक्शन. पहले आप जो भी काम कर रहे हो देखो कि आप कर सकते हो, कैसे करना है उसको मॉनिटरिंग करो, किसी को ऑब्जर्व करो कि वो काम कैसे किया जाता है. देन यू हैव टू सेल्फ करेक्शन करो कि हाँ ये टाइम को मैंने पिछली बार ऐसे किया था तो वो गलत हो गया था. डेडलाइन क्रिएट करो, टाइम मैनेज करो, एक एरिया ढूंढो पर्टिकुलर जहाँ पे आपको वो काम पूरा करना है. ठीक है, रिस्पॉन्सिवली उसका काम करो, क्रिएटिवली उसका काम करो. ठीक है ना, तो यू कैन राइट एनीथिंग. देखो, अंडरस्टैंडिंग द टास्क एट हैंड, आपको कैसे करना है उस टास्क को वो देखो. इनिशिएटिव एक्शंस विदाउट लिंक सोली ऑन इंस्ट्रक्शंस, कि इंस्ट्रक्शन पे ना रह के एक्शन को करो. एक्नॉलेजिंग एंड रिफाइनिंग मिस्टेक्स विदाउट असाइनिंग ब्लेम टू अदर्स, दूसरों को ब्लेम ना करके खुद की गलती को मानना. प्रोसेसिंग बोथ द एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन टू इंगेज इन द कंटिन्यूस लर्निंग, और आगे अगर गलती हो भी जाती है तो यू हैव टू नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर योर सेल्फ एंड परफॉर्म बेटर. ठीक है, next is management techniques. What are these management techniques? Let's have a look. ये थोड़ा important है ability to work वाला, तो on the last revision day we have to prepare it. Management techniques. Okay, management techniques क्या है? Management techniques होती हैं कि जैसे इतनी बड़ी वीडियो पता नहीं YouTube डालने में देगा कि नहीं मुझे, because you are not subscribing to my channel, so it creates a problem, है ना. तो हम छोटी से छोटी वीडियो बनाएंगे, फटाफट से इसको पार्ट एक को ख़त्म करते हैं. चलिए, मैनेजमेंट टेक्निक्स. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दीज टाइप ऑफ वीडियोज़. ओके, मैनेजमेंट टेक्निक्स. मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूड, और जिसमें क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब कई से बच्चे होंगे हु आर वेरी मच स्ट्रेसफुल इन द एग्जाम्स टाइम. Why they are very much stressful? Because they do not manage time. And from that thing you must keep in mind that कि next time हमें ये चीज़ इग्नोर करनी है and you have to manage your time. ठीक है, तो मैनेजिंग टाइम. उसके बाद क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज इन द फ्रेश एयर, नेचर वॉक एंड हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मोटिवेशनल चीज़ें आप सुन सकते हो. एडुकेट स्लीप होनी चाहिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई ऑब्जर्व मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग, मतलब हु आर इग्नोरिंग दिस. एंड एक सच बताती हूँ कि इफ़ दे आर इग्नोरिंग दिस दे विल नॉट सक्सीड, बिकॉज द थिंग्स आर बेटर अंडरस्टैंडेबल टू यू इफ़ यू आर टेकिंग द एडुकेट स्लीप. ठीक है, एंड द मेमोरी विल ऑलवेज रिवाइव इन योर माइंड इफ़ यू आर टेकिंग अ फुलेस्ट स्लीप. ठीक है, लैक ऑफ स्लीप कॉजेज अ स्ट्रेस. ठीक है, याद रखना असली स्ट्रेस के क्या कॉजेज है, तो उसमें लैक ऑफ स्लीप आपका एक कारण बन जाता है. हॉलीडे विद द फ्रेंड्स और फैमिली, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू, सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी. आगे देखते हैं. अब आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, लेट्स डिस्कस इट वंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? कि अपने और दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करना. ये नहीं कोई और सिचुएशन आ रही है उस पर आप रोते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, दैट इज़ द नॉट बेटर वे टू रिएक्ट. ठीक है, तो रिएक्ट कैसे करना है, दूसरों को कैसे कंट्रोल करना है इन दैट इमोशनल कंडीशंस, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक सेकेंड. यस, इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एंड हैंडलिंग बोथ पर्सनल एंड अदर इमोशन इफेक्टिवली. तो यहाँ पे मैं यही चीज़ लिखी है कि अपने और दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करना, हैंडल करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज हार्नेसिंग इमोशन एंड उसके बाद है मैनेजिंग इमोशन. इमोशन
अब इंटेलिजेंस जो है वो 2-3 तरह की होती हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशन। आई होप आपने 9th में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो देखते हैं एक बार। लेट्स सी। इमोशनल अवेयरनेस होती है द स्किल इनकम्पासेस द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड लेबल वंस ओन इमोशन, कि आपको अपने खुद के इमोशन ढूंढने हैं, लेबल करने हैं कि मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम होती है, आई हैव टू इम्प्रूव इन इट। अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। द स्किल इनकम्पासेस द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्या करना, लेबल करना अपने खुद के इमोशंस को, वंस ओन इमोशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्नेसिंग इमोशन। हार्नेसिंग इमोशन क्या होते हैं, जैसे देखो, अडेप्टनेस टू चैनल एंड यूटिलाइज इमोशंस फॉर कॉन्जेक्टिव प्रोसेसेस सच एज थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि अब जो भी आपने देखा, आपने पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया, इमोशनल अवेयरनेस में आपने लेबल कर दिया। नाउ हार्नेसिंग इमोशन में आप क्या करोगे, उसकी अडेप्टनेस को क्या करोगे, चैनलाइज करोगे एंड उसे यूटिलाइज करोगे इमोशन को एज अ फैक्ट, कि आप उसे थिंकिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने आप की। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजिंग इमोशन। The fact involves the skill to regulate one's own emotion। तो आपको क्या करना है, इन दिस वी हैव टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है एंड दैट्स द बेस्ट वे यू कैन डू। तो यहाँ पे 3 ही चीज़ें थी, 3 स्टेप्स होते हैं इमोशंस को कंट्रोल करने के, इमोशनल इंटेलिजेंस के। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स क्या, पहला है इमोशनल अवेयरनेस, मतलब आइडेंटिफाई एंड लेबल योर इमोशन। नेक्स्ट इज हार्नेसिंग इमोशन, सॉल्व योर प्रॉब्लम। थर्ड इज टेक्निक्स ढूंढो कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, रिकॉग्नाइजिंग एंड हैंडलिंग बोथ पर्सनल एंड अदर्स इमोशन, मतलब अपने एंड दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना, ठीक है। नेक्स्ट इज finding strength and finding weakness, very important topic, let's discuss it out। फाइंडिंग स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटीज़ को ढूंढना अपनी, कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर ये चीज़ है, मैंने अच्छा किया था, मुझे इस टाइम पे ये प्राइज़ मिला था। इस तरह की चीज़ों को ढूंढना जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो, दैट्स द बेस्ट वे फॉर मोटिवेशन, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन कंसिस्टेंट सक्सेस, कि आपको हाँ बार बार सक्सेस मिल रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन द कंसिस्टेंट सक्सेस। उसके बाद है कंसीडर पॉजिटिव ट्रेट्स अदर अप्रिशिएट्स यू, वो चीज़ें ढूंढो, वो जगहें ढूंढो या वो चीज़ों को याद करो जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिली थी, ठीक है। उसके बाद आता है डेडिकेट टाइम टू आइडेंटिफाई योर रिफ्लेक्ट ऑन कंसिस्टेंट सक्सेस, कंसीडर पॉजिटिव ट्रेट्स एंड अदर अप्रिशिएट यू, मतलब वो चीज़ें ढूंढो जहाँ पे अदर आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया हो। डेडिकेट टाइम टू आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिशन, मतलब कि अपनी अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। अब वीकनेस को भी ढूंढो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट द वे कि आप याद करें, तो अपनी अच्छाइयों को भी ढूंढना पड़ेगा। अब वो कैसे ढूंढना है, लेट्स सी टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, फाइंडिंग वीकनेस, आइडेंटिफाई चैलेंजिंग एरियाज एंड टास्क। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे ना छोटे दिख रहे हैं ऊपर से, टास्क और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आइडेंटिफाई चैलेंजिंग एरियाज एंड टास्क वेयर यू फाइंड डिफिकल्टी, ठीक है। तो वो जगहें ढूंढो, वो एरियाज ढूंढो जहाँ पे आपको मुश्किल आई हो। पे अटेंशन टू द फीडबैक फ्रॉम अदर्स, ये नहीं है कि दूसरों ने फीडबैक भेजा, आपको गुस्सा आ रहा है कि मेरे खिलाफ ऐसे कैसे बोल दिया। नो, आपको क्या करना है, आपको जस्ट उस फीडबैक को लेना है और लेकर उसको एनालाइज कर इम्प्रूव करना है, रेदर देन यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड और आपको लग रहा है कि भाई छोड़ दो ये काम, ठीक है। लाइक आई एम मेकिंग अ वीडियोज़ एंड इफ़ यू आर फीडबैक इज़ नेगेटिव फॉर मी, तो मुझे ये नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड यही होता है, ठीक है। एम्बैरेस फीडबैक ओपनली टू द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट क्या होता है, प्लेजर एक्टिविटीज़ इन द फ्री टाइम, आपको प्लेजर एक्टिविटीज़ करनी है। इंटरेस्ट की डेफिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी ड्राइवन एंड सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप नहीं लर्न कर पाओगे, बार बार कह रही हूँ, जस्ट रीड इट वंस, जस्ट रीड इट, ठीक है। जो लर्न करना है वो आपका आगे आएगा, बहुत सारा लर्न करने वाला आएगा। पार्ट बी आपको पूरा रटना ही है, जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में मत रटना कुछ भी, ठीक है।
इट्स लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन देख लो। इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट होता है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। देखिए इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेफर्स टू द थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ यू एंजॉय एंड प्रेफर टू डू, थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ दैट यू प्रेफर टू एंजॉय और डू थिंग्स। मैं नोट्स आपको डाल दूंगी बट फ्रॉम माई बुक, ओके। थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ that you enjoy and prefer to do, ठीक है। थिंग्स दैट यू एंजॉय एंड प्रेफर टू डू, उसे क्या बोलते हैं। वाइल कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ में डिफरेंस होता है, और क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट है वो जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है, और कैपेबिलिटीज़ जो आपने सीखी है फिर आप करते हो, जैसे कि प्लेइंग अ चेस, प्लेइंग अ क्रिकेट, प्लेइंग अ बैडमिंटन, वो आपने सीखा है उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है। पर आर्ट एंड क्राफ्ट वो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो आपने सीखी भी नहीं हो तो आप कर लेते हो, कलरिंग वगैरह करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स द वे कि इंटरेस्ट क्या है और आपका कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, एक ह्यूज डिफरेंस होता है, मैं बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। लेट्स डिस्कस इट आउट, देन KBC खेलेंगे, ओके। सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है कि इंटरनल ड्राइव, एंड यहाँ पे मैं वीडियो को साइनिंग ऑफ करूँगी, साथ में दूसरी वीडियो शुरू कर दूँगी बिकॉज इतनी लंबी नहीं बनाना चाहूँगी। फिर उसके बाद हम ICT स्किल्स एंड नेक्स्ट इज ग्रीन मैनेजमेंटल स्किल लेना। ICT स्किल बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्वेश्चन बड़े आते हैं इसमें से, तो हर चीज़ डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, सो आपको इसकी वीडियो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट इज डन वेयर वी आर, यस। सेल्फ मोटिवेशन बस थोड़ा सा रह गया, खत्म करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल ड्राइव, या फिर आप कह लो कि ये भी मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, देखिए। यस, सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो, ठीक है। इट इज़ द फायर, ये तो इतना आपको लॉजिकल वे में नहीं जाना, इतना याद रखना, एबिलिटी टू डू थिंग्स विदाउट यू आर टोल्ड सो, ठीक है। या फिर यू आर डूइंग थिंग्स फॉर एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको बोला नहीं जा रहा, खुद अपना टास्क कर रहे हो बिकॉज आपको अच्छा लगता है, दिस इज़ योर इंटरेस्ट समझ आ गया ना, कैपेबिलिटी इंटरेस्ट। चलो उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, एग्जाम्पल दे रखा है, इसको रीड कर लेना। आगे देखते हैं MCQs, देखिए, ओके। MCQs है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर डे पॉजिटिविटी, तो डे पॉजिटिवली शुरू करने का बेस्ट तरीका क्या है। लेट्स रीड एंड रीड दिस ऑप्शंस, गुड अबाउट देम, ओके, यस। यहाँ पे देखते हैं, या थिंक अबाउट ऑल दे कैन गो रॉन्ग, तो आप वो चीज़ों के बारे में सोचो कि जो आपके साथ बुरा हुआ है तो आपको पॉजिटिविटी देगा, नो, ऑफ कोर्स नो, दिस हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, इसे एलिमिनेट करते हैं। अगला, थिंक अबाउट द डिफ़िकल्ट टेस्ट यू हैव फेसिंग, नो, इसके बारे में क्यों सोचना, डिफ़िकल्ट टेस्ट के बारे में सोचोगे यू आर फीलिंग नेगेटिव, ठीक है। थिंक अबाउट ऑल योर अकम्पलिशमेंट सो फार यू फील गुड, वो चीज़ें सोचो जिसमें आपको अच्छा लगा था, आपने जो चीज़ें अचीव की हैं, सो दिस इज़ राइट ऑप्शन मे बी। थिंक अबाउट द ट्रैफिक ऑन द रोड यू फील स्ट्रेस्ड, और आप स्ट्रेस हो रहे हो ट्रैफिक देखे, तो इट्स नॉट राइट ऑप्शन। ऑफकोर्स ऑप्शन P इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सॉरी C इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन हेयर, तो लेट्स check our question, C is right, yes. Next is, do you think people like living in the hill can skip taking आगे क्या लिखे, taking the bath for many days, क्या आपको लगता है कि जो लोग सर्दी वाले क्लाइमेट में रहते हैं वो नहाते नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिली क्वेश्चन, ऑफकोर्स नो ही होना चाहिए, देखते हैं। तो क्लाइमेट के बेसिस पे थोड़े ना हम नहाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो, बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव द क्लाइमेट वी शुड टेक बाथ रेगुलरली, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं फिर भी, येस तो नहीं होगा, नो वाला तो कोई है नहीं, और तो ये वाला ठीक है, आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, येस राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आता है इन द सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, थर्ड वाला। इन अ सेल्फ मैनेजमेंटल स्किल यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स लाइक डिसिप्लिन,
टाइमलाइननेस, गोल सेटिंग या ऑल द अबव। तो मोस्टली चांसेस होते हैं ऑल द अबव के, और यहाँ पे आपने पढ़ के देख लिया तीनों ही सही हैं, तो ऑल द अबव ही होना चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस। नेक्स्ट इज नेक्स्ट 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 वेट करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यू आर अंडर डैश यू आर प्रोलॉन्ग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत टाइम से, इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेंटल ट्रबल एज वेल। तो आपको हेल्थ ट्रबल होगा, मेंटल ट्रबल होगा। आप किसके अंडर होंगे? स्ट्रेस के अंडर होंगे, है ना। स्ट्रेस, बाकी तीनों तो अच्छे वाले हैं, तो स्ट्रेस होगा, ये ऑप्शन। यस, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के बड़े इजी से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। पढ़ा नहीं भी हो तब भी आ जाते हैं, बट पढ़ रखा हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे हमने भी पढ़ा तो हमें ईजी लगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम अगला ICT स्किल पे करेंगे। क्वेश्चन देख लो फटाफट से, वे सेम ही है। देखो, व्हाट डू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट रेफर्स टू द सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट, बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ से जो मैंने बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उसी एबिलिटी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। आगे देखते हैं, गिवन इन 2 एग्जांपल्स वेयर वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज हेल्पफुल। तो जहाँ पे आपका टेस्ट हो गया, फायर का अलार्म बजना, तो वो सारे अच्छे वाले स्ट्रेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट एनी 4 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, तो ये डिस्कस करते हैं। अब आपको स्ट्रेस है, क्या सिम्टम्स होंगे? आपकी हेडेक हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ऑफ कोर्स सैडनेस हो सकती है, अग्रेशन भी हो सकता है कई बार, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता। देखो, हेडेक, स्लीपलेसनेस होती है, बड़ा नींदर सी, लेजीनेस लिख सकते हो, सैडनेस होना, एक्सेसिव वरिंग होना, टेंशन वगैरह होना, नर्वसनेस होना, यू कैन राइट इट। ओके, यस। राइट एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ दोज पीपल हु वर्क इंडिपेंडेंटली। तो कौन वो लोग हैं जो काम खुद अकेले करते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ होंगी? तो हमने ये डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंटल स्किल होनी चाहिए, इफेक्टिव मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ आप देख सकते हो तो टू डू लिस्ट बनानी चाहिए उनको, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉजिकली आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ में भी आपको मैंने